हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर कहां तक पढ़ लिया था। जहां तक मुझे याद है तो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक सबसे आखिरी में पढ़ा था वो था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। आपको बताया था इसके अंदर जो सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट होगा वो तो वोलाटाइल होगा। जबकि सॉल्यूशन का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो सॉलिड होगा। नॉन वोलाटाइल होगा। तो सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट यानी कि जो सॉल्वेंट है वो आपका है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है भाप बनकर, जो ये कंपोनेंट है सॉल्यूशन का वो भाप बनकर उड़ जाएगा। और जो ये वाला कंपोनेंट है यानी जो दूसरा कंपोनेंट है, आपको बताया था ना कि जिन सॉल्यूशंस के बारे में हमको स्टडी करना है वो सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट के मिलने पर बनते हैं। ठीक है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन की हम स्टडी करते हैं। तो इस टॉपिक में सॉल्यूशन का जो एक कंपोनेंट होगा वो वोलाटाइल होगा यानी वो भाप बन के उड़ पाएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा यानी वो भाप बनकर इवेपोरेट वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब ये नॉन वोलाटाइल है, जब ये भाप बनकर उड़ेगा ही नहीं, जब इसके वेपर होंगे ही नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर भी जीरो होगा। क्या इस बात में कोई डाउट है? आपको जो चीजें सवालों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी जो कि नॉन वोलाटाइल होंगी वो ये तीन चीजें होंगी प्यारे बच्चों। या तो क्वेश्चन के अंदर ग्लूकोज दिया हुआ होगा, या क्वेश्चन के अंदर सुक्रोज दिया हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर यूरिया दिया हुआ होगा। अब इसको मिलाने पर बनता है तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताया था कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है वो वोलाटाइल सॉल्वेंट के सरफेस पे कुछ सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से अच्छा रुको यहां पहले बात करते हैं। इस बीकर के अंदर सिर्फ ए है, तो इसमें जो वेपर प्रेशर होगा उसको कहेंगे पी नॉट ए। ठीक बात है।
इस बीकर के अंदर सिर्फ ए है, तो इस बीकर के अंदर इस सॉल्वेंट की वजह से, ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा आपका पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि ये है आपका नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट है आपका नॉन वोलाटाइल, यानी पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब नॉन वोलाटाइल चीजें सवालों के अंदर आपको 3 तरह की देखने को मिलेंगी, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको 3 ही तरह की चीजें देखने को मिलेंगी जो कि नॉन वोलाटाइल होंगी। अगर कुछ और देगा तो स्पेसिफाई कर देगा। हालांकि ज्यादातर जो है यही 3 चीजें देखने को मिलती हैं जो कि नॉन वोलाटाइल होती हैं, जिनकी वजह से वेपर प्रेशर 0 होता है, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल नहीं है, भाप बन के नहीं उड़ेंगी, वेपर नहीं बनेगा। और जब वेपर ही नहीं बनेगा तो प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, वेपर प्रेशर की बात हम कहां से करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी जब हम एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को, यानी सिंपल सा बताऊं तो जब हम एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को वोलाटाइल कंपोनेंट के अंदर ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा पीएस। और क्योंकि ये जो सॉलिड सॉल्यूट है ये सरफेस के ऊपर कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो भाप बनके नहीं उड़ पाएगा, या उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा भाप बनके उड़ने में, जिसकी वजह से वेपर घट जाएंगे, और वेपर घट जाएगा तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। जबकि यहां बात करें तो यहाँ सारा सरफेस फ्री है, सारा सरफेस फ्री है, सब आसानी से भाप बन के उड़ पाएंगे। ज्यादा वेपर होगा, और जब ज्यादा वेपर होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जब ज्यादा वेपर होगा बच्चों, जब ज्यादा वेपर होगा तो आपका वेपर प्रेशर भी बराबर होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। वेयर इज माई डस्टर, मेरा डस्टर कहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है। हम्म, चलो इससे काम चला लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो घट जाएगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में। और ये वाली बात क्यों हो रही है ये भी आपको मैंने यहां समझा दिया है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट के सरफेस पे कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से एट दैट पोजीशन जो सॉल्वेंट है, जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है, वो इजीली वेपोरेट नहीं हो पाता है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब आसानी से वेपर में कन्वर्ट ये नहीं हो पाएगा तो वेपर घट जाएगा, और जब वेपर घट जाएगा बच्चों तो बहुत ही प्यार से वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद
हमने कहा था, आपको बताया था कि अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें पीएस की, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से जो वेपर प्रेशर है उसको उसका सम कर दो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता है। ये वाली बात तो बताई थी। अब क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो नॉन वोलाटाइल है, यानी ये भाप बनकर नहीं उड़ेगा। जो बी है, जो बी है तुम्हारा, वो नॉन वोलाटाइल है, वो भाप बनकर नहीं उड़ेगा। जब जब प्यारे बच्चों भाप बनकर उड़ेगा ही नहीं, जब उसके वेपर होंगे ही नहीं, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। कॉमन सेंस की बात है प्यारे बच्चों, विच इज नॉट सो कॉमन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है सिंपल पी डैश ए के बराबर, ठीक। पीएस आपका सिंपल आता है पी डैश ए के बराबर। पीएस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिंपल आता है वेपर प्रेशर ऑफ ए के, ए की वजह से, यानी इसके अंदर जितना ए है, ए की वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा वही आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, यही तुम्हारा वेपर में बदलेगा, ये तो वेपर में बदलेगा नहीं। जो वेपर में बदलेगा उसी की वजह से तो वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी तो वही होगा ना। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आती है। अब हम जानते हैं कि P डैश ए जो होता है वो P नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है। P डैश ए P नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। P डैश ए P नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है। अब as we know, as we know, sum of mole fraction of all components of a solution is equal to 1, यानी काई ए प्लस काई बी एक के बराबर होगा। तो यहाँ से काई ए की हम वैल्यू निकालेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ये। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा मिटा दिया जाए तो सिस्टम सेट हो जाए। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? पिछली क्लास का तो पढ़ के तुम आए ही होगे, पिछली क्लास का तो पढ़ के आए होगे ना प्यारे बच्चों? हाँ सर हम तो पढ़ के आए हैं, पूछ लो, पूछ लो। अरे बाप रे, पढ़ के तो आए ही नहीं है, जोश जोश में बोल दिया पढ़ के आए हैं, अभी सर ने पूछ लिया तो क्या होगा। घुसपुसा रहे हो इसका मतलब पढ़ के नहीं आए हो तुम। चलो आज जो है, आज मैं गुस्से के मूड में नहीं हूँ, लेकिन हाँ गुस्से के मूड में नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कूटूंगा नहीं, मैं पीट दूंगा अगर घुसपुसाओगे क्लास में। जब पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स पी, ठीक है।
PS इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्सपी। अब इस चीज को यहां लेकर आओ इक्वल के, और इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आओ। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी कि जब माइनस को इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, प्लस को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो माइनस। मैं मान के चलूंगा इतना तो आता ही होगा। तो जब इसको यहां लेकर आओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट माइनस पी एस। तो यहां से अब इसको इसके नीचे, इसको इक्वल के उस तरफ भेजोगे, इसे इक्वल के जब उस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। इसका क्या नाम बताया था मैंने कल? इस फॉर्मूले को कर लेना है रट। इस फॉर्मूले को तुम्हें लेना है क्या? इस फॉर्मूले को, यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को तुम्हें लेना है रट। इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो आओ हाइट, यहाँ पे हाइट टर्म का मतलब समझाता हूं। जैसे सबसे पहले देखो ऊपर लिखा हुआ है पी नॉट माइनस पी एस। ये जो पी नॉट माइनस पी एस है ये होता है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो ये पी नॉट माइनस पी एस है ये है आपका क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपको मैंने समझाया था, ठीक है, कल आपको बताया था कि मान लो जब प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, तो प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर है मान लो वो 100 है, प्योर सॉल्वेंट की वजह से, और सॉल्यूशन का घट गया, घट के हो गया 90। तो अगर मैं पी नॉट माइनस पी एस निकालू तो ये हो जाएगा 10। यानी कितना घट गया? 10 घट गया। कितना घट गया? 10 घट गया। यानी पी नॉट माइनस पी एस होता है तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर तुम्हारा घट गया जब तुमने एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को एक वोलाटाइल सॉल्वेट के अंदर ऐड किया। ठीक, अब जब हम इसे रिलेट कर देते हैं पी नॉट से, रिलेट का मतलब है डिवाइड कर दिया यहाँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। जब इसको हम रिलेट कर देते हैं पी नॉट से तो अब इस चीज को कहा जाता है रिलेटिव, अब इस चीज को बच्चों कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मच्छर बहुत काट रहा है। अब इस चीज को प्यारे बच्चों कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स भी आप सभी जानते ही हैं, एक्स भी होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसे रट लेना है। इसे एक बार और बताता हूं, इसको रट लेना है प्यारे बच्चों। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। इसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है,
इसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, very 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 important. Why sir, why it is very important? Because it is a colligative property प्यारे बच्चों। अरे भाई कल सर ने बताया था थोड़ा बहुत कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या तुझे याद है? नहीं भाई मुझे तो याद नहीं है, कहीं सब पूछ ना ले। तो बेटा relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Colligative property is a property of a solution which depends only and only upon number of solute particle. आप देख सकते हैं कि जो ये P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। एक्स बी क्या है? एक्स बी है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी क्या है? एक्स बी है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन यानी इसका सिंपल मतलब यही होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका यही मतलब होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, हालांकि अभी आगे चालू होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी आगे स्टार्ट होगा, ये तो एक आप एक झलक देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो और डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं दोस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कहते हैं बड़े प्यार से कि दोस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particle and not nature of solute particle is known as colligative property. Those property of solution which depends upon number of solute particle, यानी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सॉल्यूट ग्लूकोज है, सुक्रोज है कि यूरिया है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब है बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, वो ग्लूकोज है, यूरिया है या सुक्रोज है। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, यानी उनका नंबर क्या है ना, किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वो क्या चीज है इस बात पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो कितनी है इस बात पे डिपेंड करती है। तो colligative property are those property of solution which depends upon number of solute particle and does not depend upon nature of solute particle, which depend upon number of solute particle, which depend upon number of solute particle। आई होप सो कि पंखे की आवाज रिकॉर्ड ना हो रही हो, कुछ ज्यादा ही मच्छर लग रहे हैं तो थोड़ा सा
पंखा ऑन कर दिया है। हाँ, तो विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सारी ही बातें अच्छी हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो जान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो क्या बताया आपको मैंने? अभी हमने पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा और इसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। जहां पे पी नॉट है आपका, पी नॉट है आपका सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट जो कि वोलाटाइल है। क्या बोला मैंने? पी नॉट है आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट का, पी नॉट है आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट का इन प्योर स्टेट जो कि वोलाटाइल है, ठीक है। इसे ऐसे ही याद करो कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स पी। जहां पे पी नॉट होता है आपका सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जहां पे पी नॉट है आपका प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट जो कि वोलाटाइल है, ठीक है। दो ही तो कंपोनेंट है, सब मिला जुला के दो ही तो कंपोनेंट है प्यारे बच्चों। एक जो कंपोनेंट है वो वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल है, सवाल में दिख ही जाएगा, ठीक है। और ये समझ ही जाओगे, ये प्योर स्टेट है, ये सब तो बताया ना पी नॉट वगैरह, ठीक है। अब मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला बताओ तो तुम कहोगे कि जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सर मैं बताऊंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला कि जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल से। क्या बोला बेटा तुमने? एक बार दोबारा बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालते हैं।
हाँ तुम बताओ सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला होगा, जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं सर, उसके मोल, जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, उसके मोल डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल से। अब क्या होता है ना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो बहुत कम होता है। सॉल्यूट की तुलना में जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी ए बहुत ज्यादा है, ए है समझो 1000, और सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट मान लो 1 है। तो 1000 में 1 जोड़ोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेग्लेक्ट करने का मतलब है इसे हटा दो। अरे भाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ए ज्यादा होता है सॉल्यूट की तुलना में, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा ही नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो जो बहुत ज्यादा होता है ना, सिर्फ उसे रखा जाता है, और जो बहुत कम होता है ये प्लस वाले में। अब तुम खुद सोचो, कोई बहुत बड़ा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसमें एक छोटा सा नंबर तुम ऐड करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे प्यारे बेटा? मेरे प्यारे बेटा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसे नेग्लेक्ट कर दो। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो मैं फॉर्मूला बताया था, मुझे झट से बताओ सर। ये लीजिए, पट्ट से मैं बताता हूं कि यहां आएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू अपॉन एम होता है। अरे भाई याद है यार, कुछ पढ़ पढ़ के आते हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन में एम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन में एम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन में एम, जहां पे डब्ल्यू होता है गिवन मास और एम होता है मेरे प्यारे बच्चों मोलर मास। तो बी के मोल निकाल रहा हूं तो बी का गिवन मास अपॉन में बी का मोलर मास। ए का मोल निकालूंगा, ए का मोल निकालूंगा तो ए का गिवन मास डिवाइड बाय ए का मोलर मास, और ये जो नीचे अपॉन में है ये ऊपर चला जाएगा। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ नहीं बताऊंगा अभी। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको याद कर लो। अच्छा, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? सर ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? बच्चों ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तुम्हारा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सवाल के अंदर बताया जाएगा, या सवाल के अंदर तुम्हें खुद दिख ही जाएगा कि बच्चों जो ए है वो बी की तुलना में बहुत ज्यादा है।
जो A है वो B की तुलना में बहुत ज्यादा है, जो A है वो B की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसी को कहा जाता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब पानी मिला दिया है। ये A क्या है, तुम्हारा सॉल्वेंट है। और तुम्हें बताया था कि जब सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ होता कि सॉल्वेंट क्या है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट है तुम्हारा पानी। जब सवाल के अंदर ये नहीं दिया हुआ होता कि सॉल्वेंट क्या है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट है तुम्हारे पास पानी, तो यानी खूब सारा पानी इसके अंदर है, तो इसे कहा जाता है वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में फॉर्मूला लगता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। ये वाली बात तो आपको याद ही रखनी है, और ये वाली बात आप इससे ही इसको डिराइव कर लोगे कि भाई यहाँ पे बी को नेगलेक्ट कर देना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, क्या बात है सर, मजा ही आ गया। इसके बाद जो टॉपिक तुम्हारा आता है उसे कहा जाता है रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ। जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं, जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं तो बात आती है डॉल्टन्स लॉ की। क्या बोला मैंने? जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं तो बात आती है आपकी किसकी? डॉल्टन्स लॉ की। किसकी बात आती है बच्चों? रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ। रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि जब भी हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हमको पढ़ाया जाता है डॉल्टन्स लॉ। जब भी हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पे हमें पढ़ाया जाता है डॉल्टन्स लॉ। Dalton's law is applicable only for gaseous system. Dalton's law is applicable only for gaseous system। यानी जब गैसेस की बात करोगे ना तब वहां पे बात आएगी आपकी डॉल्टन्स लॉ की। गैसियस सिस्टम या कहे वेपर फेस, गैस और वेपर मतलब लगभग एक ही बात होती है ना, वेपर है, भाप है या गैस है। हाँ ठीक। तो डॉल्टन्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ गैसियस सिस्टम के लिए। यानी जब जब हम गैसेस की बात करेंगे तो वहां पे हमें पढ़ाया जाएगा डॉल्टन्स लॉ। ठीक है,
वहीं दूसरी तरफ प्यारे बच्चों, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिक्विड सिस्टम। Raoult's law is applicable only for liquid system, only for liquid system, या कहे तो लिक्विड फेस। राउल्ट्स लॉ की जब हम बात करते हैं, मतलब जब हम लिक्विड सिस्टम की बात करते हैं, लिक्विड फेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे पढ़ाया जाता है राउल्ट्स लॉ। लेकिन जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, वेपर सिस्टम की बात करते हैं, वेपर फेस की बात करते हैं, तो वहां हमें पढ़ाया जाता है डॉल्टन्स लॉ। वहां हमें पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों डॉल्टन्स लॉ। अब ये जो टॉपिक है जहां पे हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों जिसमें हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट वी विल गेट आफ्टर नोइंग दिस रिलेशन, आखिर हमें क्या फायदा होगा। तो बच्चों इस रिलेशन की मदद से तुम डिटरमाइन कर पाओगे वेपर फेस का कॉम्पोजिशन इन द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। अरे भाई ये सर क्या बोल गए, तुझे समझ आया? नहीं मुझे समझ नहीं आया। तुझे समझ आया भाई? अरे भाई तुझे समझ आया? नहीं भाई मुझे भी समझ नहीं आया। शांति से बैठो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा बातचीत नहीं। ज्यादा बातचीत करोगे तो बोर्ड के पास घसीट लिए जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, जो तो देखो बच्चों होता क्या है, देखो इस रिलेशन की मदद से हम क्या निकाल पाएंगे। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, जिसके अंदर ए भी है और बी भी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। तुम्हारे अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ए है तुम्हारे पास और बी है। ठीक है सर, हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए भी है बी भी है, लिक्विड फेज है। तो मैं तुमसे बच्चों पूछता हूं कि लिक्विड फेज के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर ए कितना होगा, तो तुम कहते हो कि सर लिक्विड फेज है ना, और इस सॉल्यूशन के अंदर आप मुझसे पूछ रहे हो कि ए कितना होगा ना, तो इस सॉल्यूशन के अंदर ए होगा एक्स ए। एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, यानी जो लिक्विड फेज में सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसके अंदर तुम्हारे पास ए कितना है, एक एक ए का क्या मोल फ्रैक्शन है, वो होता है एक्स ए। ठीक, अब अगर पूछो कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस लिक्विड फेज के अंदर बी कितना तुम्हारे पास प्रेजेंट है, तो सर आप बी पूछ रहे हो ना, सर बी कितना प्रेजेंट है ना, लिक्विड फेज के अंदर बी कितना प्रेजेंट है आप यही पूछ रहे हो ना, तो वो है एक्स बी। ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है,
ये भी ठीक बात है, दोनों ही बातें ठीक है। लेकिन अगर अब मैं पूछूं कि बताओ ये जो वेपर है, ये जो वेपर है प्यारे बच्चों, इस वेपर के अंदर, ये जो वेपर है ना, इस वेपर के अंदर कितना ए प्रेजेंट है? तो तुम कहोगे कि अरे सर इसमें क्या मुश्किल बात है, इसके अंदर है इतना ए प्रेजेंट है। इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये था तुम्हारा, ये था तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, जबकि ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अरे सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक इसी तरह से अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या पूछूं? ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर कितना बी प्रेजेंट है, वेपर फेज के अंदर कितना बी प्रेजेंट है? अरे सर इसमें क्या टफ बात है, ये है आपके पास इतना बी प्रेजेंट है। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, इसका मतलब तुम पिछली क्लास का तो पढ़ के आ ही रहे हो, साथ में आगे का भी कुछ पढ़ के आते हो, बहुत अच्छी बात है। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो आई होप सो, मैं ये आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम समझ गए हो कि x ए एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन लिक्विड फेज, जबकि गामा ए और गामा बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन वेपर फेज। तो अब सवालों में हमसे पूछता है ये पूछता है कि बताओ ये, कि बताओ ये, क्वेश्चन मार्क लगाना है, दो नहीं बनाना है ये। तो इस रिलेशन की मदद से हम ये और ये, इस रिलेशन की मदद से जहां पे हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन होता है, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन की मदद से हम कहीं ना कहीं ए और बी का जो कॉम्पोजिशन है, देखो कॉम्पोजिशन का मतलब है कि वेपर फेज के अंदर कितना ए और बी प्रेजेंट है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चों कि वेपर फेज के अंदर कितना ए और कितना बी तुम्हारे पास प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर तुम्हारे पास कितना ए और कितना बी प्रेजेंट है। तो ये जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं मदद करता है कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी को पता लगाने में। कहा? इन वेपर फेज। कहा? इन वेपर फेज। ठीक है सर, समझ गए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण,
फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का रस तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो ये है तुम्हारा लिक्विड फेज और ये है तुम्हारा वेपर फेज। वेपर फेज, वेपर फेज, ठीक। वेपर फेज के अंदर अगर पूछेगा कि बताओ कंपोनेंट्स का क्या कॉम्पोजिशन है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी पूछे इन वेपर फेज, तो ये उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आओ तुम्हें दिखाऊं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दे बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ हम पढ़ के आ रहे हैं, राउल्ट्स लॉ हम पढ़ के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको बताया था राउल्ट्स लॉ क्या होता है। चलो आओ, राउल्ट्स लॉ के वो 3 फॉर्मूले जो आए थे, राउल्ट्स लॉ के जो वो 3 फॉर्मूले आए थे, आओ उसको लिखते हैं। सर एक आया था हमारे पास, P डैश A इज इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए। एक फॉर्मूला आया था P डैश A, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होता है उसे कहते हैं पी डैश, पी डैश ए, पी डैश ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, जब बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए ही है, तब उसके अंदर सिर्फ ए ही है, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसे कहा जाएगा पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। यहाँ पे एक्स से होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। सर दूसरा फॉर्मूला आया था, ऐसा ही तो था, बस बी लगाना था, पी डैश बी, पी नॉट बी, एक्स बी, पी डैश ए, पी नॉट ए, एक्स ए, और पी डैश बी, पी नॉट बी, एक्स बी। और एक और आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताया था, जहां पे होता है पी एस, ये होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो जो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर है और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है, उन दोनों को जोड़ दो। उन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होगा
तो ए और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है उनको जोड़ दो। अरे सर ये तो पता है, इतनी बार काहे बोल रहे हो। पी डैश ए को खोलेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। पी डैश बी को जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स पी। ठीक है, तो पीएस हो जाएगा आपका पी डैश ए प्लस पी डैश बी। और इसको एक्सपैंड अगर कर देंगे, अगर इसे एक्सपैंड कर देंगे तो पीएस हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही है आपका राउल्स लॉ। राउल्स चाचा आए, ओ चाचा, चाचा राउल्स चाचा आए और उन्होंने इतनी सी बात हमें बहुत ही प्यार से समझा दी। राउल्स चाचा बहुत अच्छे हैं, वो हमें ये चीजें बता के चले गए। आ जाओ, अब बात आती है डॉल्टन्स लॉ की। तो बच्चों डॉल्टन्स लॉ हमें ना एक चैप्टर होता था शायद 11th क्लास में, गैसेस से रिलेटेड एक चैप्टर होता था, वहां पढ़ाया जाता है। अभी इसको मैं सिर्फ फॉर्मूला रटा रहा हूँ, फॉर्मूला ही याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला ही याद करना है तुमको। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि भाई जैसे मान लो कोई गैसेस है, थोड़ा समझा देता हूँ। पहली बात क्या आपको बताई कि जो डाल्टन्स लॉ है वो गैसियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। डाल्टन्स लॉ जो होता है आपका वो गैसियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तुम्हारे पास गैस है जिसके अंदर ए है, जिसके अंदर बी है। तुम्हारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, गैसेस कई सारे गैसेस के मिलने पे जो मिक्सचर बनता है वो है, जिसके अंदर ए है और तुम्हारे पास बी है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा। तुमसे पूछा जाए कि बताओ बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा और बी की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। देखो पहली बात तो ये कि जब गैसेस में हम बात करते हैं तो इस प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। जब लिक्विड में बात करते हैं तो इस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। भाई लिक्विड में क्या होगा, अब तुम खुद दिमाग लगाओ। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड भाप बन के उड़ेगा, वेपर में बदलेगा, और वेपर की वजह से जो वेपर प्रेशर होता है उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। और यहाँ गैसेस की बात हो रही है, गैसेस के अंदर जो प्रेशर हम निकालते हैं उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। So this is partial pressure of A. Get you got it my point? Do you got it my point? This is partial pressure of A मेरे बच्चे, and this is partial pressure of B। मैं तुमसे ये पूछूं तो याद कर लो, बड़े ही आराम से याद कर लो। पक्ष, क्या सर क्या, पक्ष, क्या सही सुने तुमने सही सुना है। तुम बस ये याद कर लो, पक्ष, पी एक्स पी, पक्ष। अगर ए का पार्शियल प्रेशर पूछता है तो ए का मोल टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर सवाल के अंदर दिया हुआ होता है। तो अगर ए की वजह से पार्शियल प्रेशर पूछता है, जो ये गैसियस मिक्सचर है इसमें ए की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा, अगर वो पूछता है तो तुम कहोगे पक्ष कहोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास पक्ष। और अगर बी की वजह से पूछता है तो वो हो जाएगा ये पीबी यानी पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू टोटल प्रेशर। यही होता है तुम्हारा डॉल्टन्स लॉ। बस ये याद रखना है कि बच्चों डॉल्टन्स लॉ हम बात करते हैं गैसियस, Dalton's law is applicable only for gaseous system।
ठीक है, ये था तुम्हारा डाल्टन्स लॉ और ये होता है तुम्हारा राउल्ट्स लॉ। आई होप सो, मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो एक्स ए है ये क्या है? यहाँ पे एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। कहाँ पे? इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, यानी गैसियस फेज को या वेपर। ये देखो वेपर भी तो एक तरह की गैस ही होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जब मोल फ्रैक्शन होगी जो गैसियस फेज और वेपर फेज में, तुम जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी की बात करोगे, गैसियस या वेपर फेज में जब तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी की बात करोगे तो उसको तुम लिख देना क्या? गामा ए और गामा बी। गामा ए और गामा बी, गामा और गामा बी तुम्हारा होता वही है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अब देखो यहां से चीज क्लियर होगी, ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, अरे बेटा मेरे प्यारे बेटा मेरे प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला किसके लिए था? गैसियस सिस्टम के लिए था। ये पक्ष जिसमें पीए हो गया पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, एक्स ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, इस गैस के अंदर। अभी बता के आया हूं कि जब गैसियस, अरे वेपर भी तो एक तरह की गैस ही है ना मेरे बच्चे, मेरे बेटे मेरे प्यारे बेटे, वेपर भी तो एक तरह की गैस ही है। मतलब यहाँ गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसी को यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? गामा ए और गामा बी। गामा ए और गामा बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो यहाँ पे एक्स ए की जगह बस गामा ए और गामा बी ही तो लिखा है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। अब देखो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखो सॉल्यूशन की बात हो रही है। जब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो टोटल प्रेशर का मतलब है पीएस। टोटल प्रेशर का मतलब है पीएस। भाई क्या, देखो यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है तो टोटल प्रेशर क्या होगा? पीएस होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर जो लग रहा होगा सॉल्यूशन में, वही क्या होगा? तुम्हारा पीटी होगा। तो यहाँ पीटी की जगह लिख दो क्या? पीएस। पीएस। पीटी की जगह लिख दो क्या? पीएस। पीएस। पीटी की जगह लिख दो क्या मेरे प्यारे बच्चों? पीएस। 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे पक्ष में, ठीक है ये बात देखो क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो है तुम निकाल लो, यहां से तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लो। गैसियस फेज में कितना है? ये है पीए अपॉन में पीएस। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या आ गया? पीए अपॉन में पीएस। पीए अपॉन में पीएस, और पीए को तुम लिख सकते हो क्या? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पीएस। अरे पीए को लिख सकते हैं ना, देखो पीए लिखा हुआ हो या पी डैश ए लिखा हुआ हो, कुछ अच्छी किताब जो होती है वो पी डैश ए लिखती हैं, लेकिन अगर पीए भी लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। बस ये याद रखना कि अगर नॉट होगा ना, नॉट, अगर प्योर स्टेट की बात करेगा तो नॉट जरूर 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 लिखेगा। अगर प्योर स्टेट की बात करेगा तो जो नॉट है ना, प्योर स्टेट की अगर बात करेगा वो, तो नॉट जरूर लिखेगा। और अगर प्योर स्टेट की बात नहीं करेगा तो पीए लिख सकता है, पी डैश ए लिख सकता है, दोनों ही लिख सकता है। तो पीए की जगह मैंने लिख दिया पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पीएस। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज होगा पीबी अपॉन में पीएस। पीबी मतलब पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पीएस। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है इसके ऊपर। सर थोड़ी खिचड़ी पक गई है, मुझे ना आप सिंपल तरीके से बताओ, बहुत खिचड़ी पक गई है। आओ एक बार और इस छोटे से टॉपिक को समझाता हूँ। छोटा सा है टॉपिक,
नहीं है इतना मुश्किल, समझ में आएगा तुमको अगर ध्यान से सुनोगे, छोटा सा है टॉपिक, नहीं है इतना मुश्किल, समझ में आएगा तुमको अगर ध्यान से सुनोगे तुम, ध्यान से सुनोगे, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे। क्या बोलते रहते हैं सर, हम तो बोल भी नहीं सकते सर को, वरना ये इनडिसिप्लिन हो जाएगा और सर गुस्सा करने लगेंगे और हमें पिटाई कर देंगे, हमारी हमें ठोक देंगे पकड़ के, अभी हमारा ठुकाई हो जाएगी अभी फालतू में इनडिसिप्लिन करने की वजह से। इससे अच्छा शांति से बैठे रहते हैं और ध्यान देते हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखो हम पढ़ रहे थे, सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे थे, तुम्हारे पास एक बीकर है मान लो, मैं चाहता हूं कि जो है मार्कर जो है वो अपने बेस्ट तरीके से ऑपरेट करे इस वक्त। तो इसको जो हल्की फुल्की प्यास लगी हुई है और जो हल्की फुल्की प्यास मुझे भी लग रही है, हम दोनों ही अपनी प्यास को क्यों ना पानी पी के और इंक पिला के बुझा लें। और बताओ मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी, जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा है? अरे सर क्या बताएं जीवन में क्या क्या चल रहा है, अब तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी जीवन का एक फेज है, गुजर जाएगा, ठीक है। द थिंग इज कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे लाइफ के किसी भी पड़ाव पे तुम खड़े हो जाओ। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी हिम्मत जो है ना, हिम्मत वो कभी नहीं हारनी है मेरे बेटा। और अगर तुम कभी हिम्मत हारने लगो ना, तुम्हें लगे कि यार बस अब तो मतलब जो है ना अब तो नहीं हो रहा है मुझसे, तो एक बार अपने फादर की तरफ देखना, ठीक है, एक बार अपने फादर की तरफ देखना कि कैसे हिम्मत रखी जाती है। इस बात का जो अंदाजा है तुम्हें अपने फादर से लगेगा और तुम ये समझ पाओगे कि जो चैलेंजेस तुम फेस कर रहे हो बेटा, वो तो कुछ भी नहीं है जो हमारे फादर फेस कर चुके हैं, और वो कितनी मजबूती के साथ, कितने बेहतर तरीके से अभी भी लड़ रहे हैं, इस बात को तुम फील कर पाओगे। तो हिम्मत नहीं हारनी होती है, ठीक है। अरे सर को भी तो प्यास लगी थी, सर ने पानी नहीं पिया। तो बच्चों मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है, इसके अंदर ये लिक्विड फेस के अंदर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि बताओ कितना ए है और कितना बी है, तो तुम सिंपल बोल देना कि भाई ए है तुम्हारे पास एक्स ए, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी है तुम्हारे पास एक्स पी, ठीक है। ये सॉल्यूशन है जो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, इसके अंदर ए है और बी होगा। बाइनरी सॉल्यूशन की तो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो ए होगा और बी होगा। मैं पूछूं कितना ए है तो कहोगे तुम एक्स ए है, और कितना बी है तो तुम कहोगे एक्स बी है। अब इसको गर्मा गर्म किया और कुछ किया जिससे ये भाप में बदल गया। अब भाप के अंदर भी ए होगा, इस वेपर के अंदर जो वेपर बना है, इस वेपर के अंदर भी ए होगा, इस वेपर के अंदर भी प्यारे बच्चों ए होगा कि नहीं होगा। जो ये वेपर बन गया है, जो ये वेपर बन गया है, इस वेपर के अंदर भी ए होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अरे सर होगा, सर होगा, सर होगा, सर होगा। तो मैं कहूं कितना ए होगा कितना बी होगा बताओ। अरे सर गामा ए होगा और गामा बी होगा। जहां पे गामा ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जहां पे गामा ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, ठीक, और गामा बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। ये भी बात सर हमें समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद अब तीसरी चीज आप याद रखना, पक्ष।
तीसरी चीज याद रखना क्या, पक्ष। ये था आपका क्या, डाल्टन्स लॉ था ये, कि ए की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई कर देना टोटल प्रेशर से, तो ए की वजह से जो प्रेशर होगा, ए की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आ जाएगा। ये पक्ष याद रखना था। ये था तुम्हारा डाल्टन्स लॉ, जो कि गैसियस सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि गैसियस सिस्टम में हम मोल फ्रैक्शन को गामा ए और गामा बी मान रहे हैं। क्योंकि गैसियस सिस्टम में अब इतना बुरा पीट दूंगा कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बेटा गैसियस, गैस और वेपर एक ही बात तो होती है लगभग। वेपर का मतलब भी तो गैस ही तो है, वो पानी भाप बन के उड़ा है तो वेपर बोल रहे हो, लिक्विड भाप बन के उड़ा है, ठीक। तो गैसियस सिस्टम के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है कहीं ना कहीं उसे गामा ए और गामा बी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स ए की जगह तुम लिख देना क्या, गामा ए। टोटल प्रेशर कहो या पीएस कहो एक ही बात होती है। ये बात तुम को रिलेट भी कर सकते हो कि जैसे देखो पी डैश ए तुम्हारे पास था क्या, अब ये तो राउल्ट्स लॉ होता है कि पी डैश ए होता है पी नॉट ए एक्स ए, पी डैश बी होता है पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल प्रेशर होता है यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, तो पीएस टोटल प्रेशर पीएस यहां से देख सकते हो, ये होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। टोटल प्रेशर क्या होता है बच्चों, पीएस ही तो होता है। तो पीटी की जगह लिख दो पीएस, बात ही खत्म। पीटी की जगह क्या लिख दो, पीटी की जगह क्या लिख दो मेरे प्यारे बेटा, ओके ओके, ठीक हो जा ठीक हो जा ठीक हो गया। तो पीटी की जगह लग दिया मैंने पीएस। अब यहां से देखो गामा ए आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, जो कि होगा पीए अपॉन में पीएस, और पीए की जगह लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए, पीए की जगह लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए। ठीक इसी तरह से अब तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपने आप ही लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपने आप लिख के बताओ चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस अपने आप लिख के बताओ। तो अरे सर कितना आसान है, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी एस, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी एस। क्या बात है, बस यही टॉपिक है, बस इतना याद रखना, इसके ऊपर जो है सवाल आता है। तो तुम ये पक्ष भी याद रखना, ठीक है, पक्ष 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 याद रखना, जिसमें पी पक्ष में पहला पी होगा पार्शियल प्रेशर ए की वजह से या बी की वजह से, एक्स जो होगा मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में, तो बेटर कि तुम गामा ही लिखो, ठीक है, ये गामा वेपर फेज में। और जो ये वाला पी है ये टोटल प्रेशर होता है, जो कि क्योंकि हम यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चों होता है, यहाँ पे टोटल प्रेशर, आज कैमरे को क्या हो रहा है, जो कि टोटल प्रेशर यहाँ तुम्हारा बच्चों होता है पीएस। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर तुम्हारे पास होता है क्या, पीएस होता है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे एक और टॉपिक आपका खत्म होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस। अच्छा ये तो याद ही है कि भाई जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन। वैसे है जो गामा ए और गामा बी का सम करोगे, गामा ए और गामा बी का सम करोगे, तो वो भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बेटा, वन आ जाएगा। गामा ए और गामा बी का सम करोगे, बहुत तेज प्यास लगी है मुझे,
गामा ए और गामा बी का जब तुम सम करोगे तो वो भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा 1। पानी की बोतल कहाँ है? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद क्लास को आगे जो है कंटिन्यू किया जाए मेरे प्यारे झुनझुनो। बच्चों माइक बंद हो गया था। मैं ये बता रहा था कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन लेक्चर जो डाला है वो आप सभी ने किया कि नहीं किया? केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन लेक्चर आप सभी ने किया? उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं हर क्वेश्चन, हर वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, करवाया।
कहा था क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, पहले उस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझाया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, करवाया। उतना ही कर लो बेटा, जो केमिकल काइनेटिक्स में जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं ना, बस उतना ही कर लो। यू कैन, तुम नीट तक का लेवल के जो नीट तक का जो लेवल है ना, उसको फोड़ सकते हो। फोड़ नहीं सकते हो तुम उसे तबाह कर सकते हो। माइक मेरा कब से ऑफ था, और चलो ज्यादा टाइम से ऑफ नहीं रहा होगा, ठीक है। उसको फोड़ के उसे तुम तबाह कर सकते हो। चलो सवाल लिखता हूं, पहले सवाल लिख लेता हूं, इसके बाद बातचीत करते हैं। बातचीत तो होती ही रहेगी, जहां हो, जहां है मेरे प्यारे झुनझुनिया, मेरे झुनझुनिया, और जहां हूं मैं वहां बातचीत तो होगी ही। Vapor pressure of C2H5OH is 44 mm of Hg। बेटा सवाल लिख लेता हूं पहले ना, बेटा और बेटी पहले सवाल लिख लेता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH is 44 mm of Hg। बातचीत मत करो बच्चों, सवाल लिख लेने दो। इफ 32 ग्राम ऑफ CH3OH is mixed with 92 gram of C2H5OH is mixed with 92 gram of C2H5OH, then calculate mole fraction of ethanol and methanol in vapor phase। अच्छा सवाल है, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं, इस सवाल को सॉल्व करो। अरे सर सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है सर। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ethanol and methanol इन वेपर फेज। आपको 1 ही मिनट दूंगा, 1 मिनट देता हूं, जल्दी सवाल को सॉल्व करो। सवाल है वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल है इथेनॉल, वो दिया हुआ है इतना 44 mm ऑफ Hg। देखो क्या तुम समझ पा रहे हो, ये प्योर इथेनॉल की बात कर रहा है, यानी तुम्हें दिया हुआ है P0 C2H5OH, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट दिया हुआ है कितना, 44 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg यूनिट होती है प्रेशर को मेजर करने की। ठीक इसी तरह से C3CH3OH के लिए दिया हुआ है 94 mm ऑफ Hg, यानी P0। बच्चों नॉट तो समझ रहे हो ना, यहाँ प्योर इथेनॉल और प्योर मिथेनॉल की बात कर रहा है, प्योर फॉर्म में है या C2H5OH, तब वेपर प्रेशर इतना है। बताया था जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसे P0 कहा जाता है। ऐसे P0 CH3OH दिया हुआ है 94, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। तुम्हें कहा था तुम बस याद कर लो क्या, पक्ष, ये चीज याद कर लो। जहां अब देखो
इथेनॉल का निकालना है तो पहले इथेनॉल का लिखो PCH5OH। एक्स की जगह यहाँ पे गामा लिखना ज्यादा बेटर होता है। क्यों बेटर होता है बताया था, अब नहीं बताऊंगा। गामा C2H5OH। और ये वाला होता है टोटल प्रेशर, या यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे PS। अब देखो ये निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। पहले इथेनॉल निकालते हैं, फिर मिथनॉल का निकालेंगे। पहले मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का निकालते हैं वेपर फेज के अंदर, जो कि ये है। अब मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का आ जाएगा C2H5OH PC2H5OH अपॉन में PS। और जब PC2H5OH, इसका फॉर्मूला क्या होता है P डैश A का, P नॉट A X A, तो ये हो जाएगा P नॉट C2H5OH XA अपॉन में PS। अब कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो कि ये तो तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें ये चाहिए और ये चाहिए, एक्स है और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आ जाओ, अब एक लंबा गेम यहाँ चलता है, आओ अब उस लंबे गेम को खेलें। सबसे पहले तो तुम इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब मैं एक का मूल निकालता हूं, इसको 1 माना है, इसको 2 माना है। एक का मूल निकालूंगा तो एक का गिवन मास रखूंगा, एक ये है, और एक का गिवन मास दिया हुआ है 92। एक है तुम्हारा इथेनॉल, और इथेनॉल का गिवन मास आपको दिया हुआ है बच्चों 90। इथेनॉल का गिवन मास दिया हुआ है आपको 92, और इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे 12 दूनी 24 प्लस 6 और 16, तो ये आएगा 46। 46 दूनी, तो ये इथेनॉल का मोल आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसी तरह से जब तुम इथेनॉल का मोल निकालोगे तो इथेनॉल तुम्हें दिया हुआ है 32, डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास से, तो ये होगा 12, 16, 3 और 1 4, 6 4 10 और 2 12, 1 2 3। बच्चों यार ये तो आता है ना, मोलर मास निकालना आता है सर, ठीक। तो 32 मोलर मास भी 32 आ गया है, गिवन मास भी 32 दिया हुआ था, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1। अब मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन, निकालूंगा पहले का, तो पहले का लिखूंगा मोल, डिवाइड कर दूंगा टोटल मोल से। मोल फ्रैक्शन निकालूंगा दूसरे का, तो दूसरे का लिखूंगा मोल और डिवाइड कर दूंगा टोटल प्रेशर से, ठीक है। इसके बाद अब मैं निकालूंगा पीएस, तो पीएस आपको याद होगा होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो चलो पहले इसकी बात करते हैं, इथेनॉल की। तो यहाँ सबसे पहले इथेनॉल का वेपर प्रेशर लिखो प्योर स्टेट में कितना है सर, 44 है। अब इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिखो, इथेनॉल मतलब ये 1, तो 1 क्या है 2/3 प्लस। अब यहां मिथेनॉल का वेपर प्रेशर लिखो प्योर स्टेट में, तो कितना है 94। और यहां पे मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिखो जो कि 2 है 1/3। तो पहले इथेनॉल का मैंने वेपर प्रेशर लिखा है प्योर स्टेट में, इथेनॉल का वेपर प्रेशर लिखा है प्योर स्टेट में, फिर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिखा है 2/3। इसके बाद मैंने मिथेनॉल का डाटा लिखा है 94 मल्टीप्लाई 1/3। जब इसको सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर लेना, तो ये आता है 182/3। ये आता है तुम्हारे पास बच्चों कितना 182/3। तो तुम्हारे पास पीएस आ गया, देखो पीएस आ गया कितना 182/3। आ जाओ अब यहां पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो इथेनॉल पी नॉट C2H5OH है तुम्हारे पास 44। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का देखो यहाँ, जिसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में लिखा है उसी का मोल फ्रैक्शन आता है। तो ये यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का, इथेनॉल मतलब 1, इथेनॉल का मतलब 1 है ना, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन का जो अल्कोहल है 2 कार्बन वाला, उसको 1 माना है। तो 1 का मोल फ्रैक्शन है 2/3, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2/3। और पीएस अभी हमने कैलकुलेट किया है 182
बाय 3, तो बाय 3 मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास क्या, मोल। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यानी 2 कार्बन का जो ये अल्कोहल है उसका मोल फ्रैक्शन तुम्हारे पास आ गया है इन प्योर स्टेट, इन वेपर फेज, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज ये आ गया है तुम्हारे पास। अब इसी तरह से जब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे तो यहां होगा पी नॉट मिथेनॉल CH3OH, ये एक्स मिथेनॉल CH3OH डिवाइडेड बाय PS होगा। अब ये पी नॉट मिथेनॉल, मिथेनॉल का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, मिथेनॉल का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, मिथेनॉल का वेपर प्रेशर, एक कार्बन वाला जो अल्कोहल है इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट 94। इसका मोल फ्रैक्शन अभी निकाला है, मिथेनॉल को 2 माना है, इस एक कार्बन के अल्कोहल को 2 माना है और 2 वाला जो मोल फ्रैक्शन आया है वो 1/3 आया है, तो ये 1/3। और PS भी हमने निकाला है जो कि 182 बाय 3 आया है, 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कार्बन वाला अल्कोहल इन वेपर फेस। और इससे पहले हमने निकाल लिया था, इससे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ, इससे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कार्बन वाला अल्कोहल इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कार्बन वाला अल्कोहल इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कार्बन वाला अल्कोहल इन वेपर फेस। तो प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे की बात होगी अगली क्लास में, इससे आगे की बात होगी अगली क्लास में बच्चों, ठीक है। अब अगली क्लास में नई चीज से स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो, कई बार क्या होता है कि हर दिन देखो एक जैसा नहीं जाता है। कई बार आपको फील होता होगा कि आज तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया, और कई बार ऐसा फील होता होगा कि आज यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, बहुत लो फील होता है कई बार, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, सर आप तो बहुत सारी बातें बताते हो, कई सारे लाइफ लेसन देते हो जो याद रखने वाला होता है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हमें एक ग्राफ पढ़ाया जाता है ECG का, जो कुछ ऐसा दिखता है, आपने भी देखा होगा। अगर ये अप्स एंड डाउन्स ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये तो डेथ है बच्चों। अगर जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हर दिन एक जैसा नहीं जाता है। तो क्या कर रहा है, वही जो अभी मैंने पहले बताया कि बच्चों हिम्मत बनाए रखनी होती है। हिम्मत ही सब कुछ है, ठीक है। हिम्मत वो चीज है जो आपसे कुछ भी करवा सकती है। बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ये ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा, इसको ECG कहा जाता है, ECG। इसमें एक P वेव होता है, एक QRS कॉम्प्लेक्स होता है और एक T वेव होता है। P वेव जो होता है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। P वेव ये बताता है कि एट्रियम डीपोलराइज हो चुके हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ECG कॉम्प्लेक्स का जो ये होता है, और थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। सर आप बायो पढ़ा रहे हो क्या? बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, नॉर्मल से देखो जनरल अफेयर की बात है, ठीक है। नॉलेज तो बच्चों जितना गेन करो उतना ही कम है।
ये पी वेव होता है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है और ये टी वेव होता है। ये होता है आपका ईसीजी कर्व। सर ईसीजी कर्व क्या होता है? हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन किस पैटर्न में हो रहा है, इस बात को बताता है आपका ईसीजी कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने? हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन किस पैटर्न में हो रहा है, इस बात को बताता है आपका ईसीजी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर हमें 4 कमरे देखने को मिलते हैं। ऊपर वाले 2 कमरे को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले 2 कमरों को कहते हैं वेंट्रिकल। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो ब्लड होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो ब्लड होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल से फिर ब्लड जहां जाना होता है, वहां चला जाता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो बॉडी में जाता है, बॉडी के सारे टिश्यू बीटी बॉडी टिश्यू में जाता है। और जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, आपको पता होगा लेफ्ट राइट तो जानते ही होंगे, राइट होता है लेफ्ट होता है। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो ये आपका जाता है लंग्स के अंदर। कहा जाता है? लंग्स के अंदर। अब तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो पी वेव, अरे सर आप क्या पढ़ाने लग गए? पी वेव क्या होता है? केमिस्ट्री से बायो पे आ गए। पी वेव बच्चों क्या होता है? पी वेव ये बताता है कि पी वेव बताता है एट्रियम डीपोलराइजेशन। एट्रियम डीपोलराइजेशन ये वेव ये बताता है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल पर जो बिजली पैदा हुई थी वो एट्रियम तक पहुंच चुकी है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर चुके हैं। पी वेव ये बताता है, पी वेव ये बताता है, जो ये पी वेव होता है ग्राफ के अंदर वो ये बताता है कि जो एट्रियम है, एट्रियम तक जो बिजली है वो पहुंच चुकी है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर चुके हैं। ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बताता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यानी जो बिजली है ना, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, अब यार वो बहुत डीप बात है कि यहाँ पे एसए नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, इसके बाद पुरकुंजे फाइबर होते हैं, वो सब बाद में ठीक है बायो में पढ़ेंगे। अभी सिंपल देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बताता है तुम्हारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यानी जो बिजली है वो वेंट्रिकल्स में पहुंच चुकी है और अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और जो टी वेव होता है बच्चों ये बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। यानी भाई पहले डीपोलराइज हुआ यानी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, अब ये रीपोलराइज हो रहा है, वापस से रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो पी वेव बताता है एट्रियम डीपोलराइजेशन को, पी वेव आपका बताता है एट्रियम, पी वेव आपका बताता है एट्रियम डीपोलराइजेशन को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका बताता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को और टी वेव आपका बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। ठीक है। हाँ तो यही बता रहा था कि भाई लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे बाकी अगली क्लास में। बाय, थैंक यू। बिल्कुल फिर वही कहूंगा कि पढ़ के आना। ठीक है, अगली क्लास का जो है वो पढ़ के आना, अगली क्लास का पढ़ के आना बेटा। सॉरी, मतलब पिछली क्लास का सब पढ़ के आना। बाय।